नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो है 7वां दिन है कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम का। और अभी द हिंदू का एक पार्ट डाल पाए हैं, उसमें जो है लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वीडियो बनाते समय। वो लास्ट में कुछ चीज़ें, जो चौथा आर्टिकल था जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ छूट गया है, तो उसको जो है आगे इंक्लूड करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग आज जो है अपने कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम को देख लेते हैं, जिसमें आपको अच्छी अच्छी हिंदी की टर्मिनोलॉजी मिलेगी। ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे तो विचार भी आपके विकसित हो सकते हैं, और ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे तो आपके व्यक्तित्व पे भी असर पड़ सकता है, और ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे तो फिर जो है आप भी कुछ ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप अपने आप को अपने जीवन में इससे क्या क्या उपयोगी चीज़ें ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, इसमें बहुत कुछ है। फिर आगे देखिए, तो आज का हमारा आर्टिकल जो यहाँ से स्टार्ट होता है, संतों की दृष्टि में कलिकाल, राजनीतिज्ञों की दृष्टि में विकास का दौर, विश्लेषकों की दृष्टि में संक्रमण काल, व्यापारियों की दृष्टि में बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा का काल, आम जन का वर्तमान है, और वंचितों का भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी यही है। क्योंकि उन्हें किसी संत ने या विश्लेषक ने या राजनीतिज्ञ ने या ऊपर के अन्य वर्गों में से किसी ने, मीन्स जो समाज को निर्देशन का काम करते आए हैं या करते हैं, या उनके किसी दूत ने, या फिर मान लो उनका कोई जो है शिष्य टाइप का है, उसने ये मानस सदियों में गढ़ा है कि ऐसा ही होता है और इसलिए सब ठीक है। कुल मिला के जो स्थिति चल रही है, ऐसा होता है, अब सबके साथ होता है, इस तरीके की बातें। तो आगे देखिए, हमारे बनाए षड्यंत्र खेल, और खेल के मैदान में भागो तो सही, कभी तुम भी जीतोगे और सब भागने भी लगे। ऐसे ज्ञानी उपदेशकों का प्रशिक्षण और पारितोषिक इतना प्रभावी है कि उनके खुद के मानस, वाणी और कर्म पर, मीन्स जिस व्यक्ति के लिए है कि उनके खुद के मानस, वाणी और कर्म पर, कि यदि इसमें किसी प्रकार की कमी का संकेत मात्र भी उन्हें मिल जाए तो व्याकुल हो जाता है उनका चित्त, और प्रकटीकरण होता है उनके क्रोध और स्वार्थ का, कभी तर्क के रूप में, कभी दया के रूप में, कभी उनके परहितकारी होने के रूप में। अगर वे खुद भी अपने परहित की संकल्पना के यथार्थ का विचार करें तो सहज अनुभव कर लेंगे कि उनका परहित का भाव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी यथा स्थिति के समयानुसार सर्वोत्तम होने का तार्किक अनुभव कराने, और इससे व्यक्तिगत और अकेले बाहर आने के लिए उसे एक अनवरत जीवन समाप्त कर देने वाली प्रतीक्षा करना सिखाने तक है। दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उनके निर्देशकों की सदियों की बनाई परंपरा और छद्म सामाजिक हित और मानव कल्याण हेतु निर्देशन के त्यागी फल हैं वे, और उन्हें स्वयं अपने अस्तित्व और कार्यों का ऐसा गौरव अनुभव होता है जो उन्हें मील के पत्थर होने का एहसास देता है। ये थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट है। इसको कुल मिला के हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जैसे सपोज करिए कि अभी कल के पेपर में एक आर्टिकल था, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं, पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है, राजनीति में अपराधीकरण। तो ये राजनीति में अपराधीकरण आप देखिए इतना बढ़ गया है कि डाटा ये बोलते हैं कि नियर अबाउट 43% जो है एमपी जो है वो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर रजिस्टर्ड। हम उन्हें क्रिमिनल नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि जो है कोर्ट में केस चल रहा है, अभी सज़ा नहीं हुई है। सज़ा जब हो जाएगी तब क्रिमिनल होंगे, फिलहाल तो जो है दोष सिद्धि नहीं हुई है उनके ऊपर। तो कुल मिला के अब आप सोचिए कि 43%, और ये कंडीशन कब है? ये तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के जब एक डिसीजन से ये हो गया कि किसी को चुनाव लड़ने से पहले एक एफिडेविट देना पड़ता है, और वो एफिडेविट देते समय उन्हें ये बताना होता है कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और किस किस स्तर के हैं। तो आप सोचिए कि वो एफिडेविट देने के बाद भी 43% लोग अगर संसद में पहुंच रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के चुन करके, उसके भी हालांकि तर्क उसके पीछे बहुत सारे हैं कि लोग जो है दुश्मनी में करा देते हैं, लेकिन मामलों की प्रकृति भी तो होती है ना, जैसे दुश्मनी में मामला दर्ज कराना और वास्तव में कोई अपराध होने के बाद जो है मामला दर्ज होना, दोनों की प्रकृति में अंतर होता है ना। दुश्मनी में छोटी मोटी मारपीट ये वो, अब हत्या और बलात्कार जैसे मामले जो है वो दुश्मनी में दर्ज खैर कराए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये कि अपराधों की प्रकृति देखकर भी ये पता चलता है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप कितने सज्जन व्यक्ति हैं। और फिर कोई अपराध बार बार मान लीजिए रिपीट हो रहा है, तो एक बार किसी ने फंसाया, 2 बार किसी ने फंसाया, बार बार कोई क्यों फंसाएगा? खैर संभावनाएं इसमें ढेर सारी उपजती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे लोग जो है राजनीति में पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला इनके आगे जो भी आएंगे वो दूसरे लोग भी जो है इन्हीं से सब कुछ सीखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति के परिदृश्य में जो है बहुत सारी पार्टियां जो है परिवारवाद के ऊपर चल रही हैं। परिवारवाद के ऊपर चल रही हैं का मतलब ये आप देखिए,
यहाँ पर्टिकुलर आप किसी पार्टी को दिमाग में लाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात हो सकती है, राष्ट्रीय पार्टी की भी बात हो सकती है, ठीक है। अपने एक आर्टिकल में हम लोगों ने इसके पहले ये डिस्कस किया है कि सबकी परिवार की संकल्पना भी अपनी अलग अलग है। तो इसलिए किसी का परिवार भी ऐसा हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो कि दूसरों को समझ में ही ना आता हो कि ये परिवार ही है। समझ रहे हैं? मतलब ये चीज़ सोचेंगे थोड़ा इसके बारे में गहराई से तो समझ में आएगा कि कभी कभी क्या है कि किसी का परिवार ही इतना बड़ा होता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, पूरा गांव ही बसा रखा है उन्होंने परिवार में। तो उनका भी परिवारवाद चल रहा है, तो बस ये है कि उनका परिवारवाद पकड़ में नहीं आएगा, बाकी दूसरों का परिवारवाद जो है पकड़ में आएगा। भाई सीधी सी बात है कि पार्टीज़ के अंदर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो लागू कर नहीं रखा है ना, कि अमेरिका की तरह जो है कि चुनाव होने से पहले जो है पार्टी के अंदर भी चुनाव हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं भारत में। तो पार्टी कोई भी बस ये है कि किसी का परिवार छोटा है, किसी का परिवार बड़ा है, बाकी ढर्रा जो है सबका वही है, ठीक है। किसी के परिवार में 10,000 लोग शामिल हैं, किसी के परिवार में जो है 20 लोग शामिल हैं, तो 20 लोगों में से जब चुन के आते हैं पता चलता है, 10,000 में आते हैं पकड़ में नहीं आता है। यही भ्रष्टाचार की स्थिति है कि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार किसने किया इस पर डिपेंड करता है कि भ्रष्टाचार कितना पकड़ में आएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए को 3 लोगों ने मिलके बांट के खाया, तो 3 लोग जब मिलके बांट के खाएंगे 1,000 करोड़ को, तो 333 करोड़ जल्दी ट्रेस किया जाएगा। लेकिन अगर उस 1,000 करोड़ को 10,000 लोग बांट के खा लें तो फिर आप करो ट्रेस, पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ क्या है, हम मतलब अपना काम किसी के ऊपर आक्षेप लगाना नहीं है, ना ही किसी की निंदा करना। ये कुल मिला के पहलू हम आपको बता रहे थे कि ऐसे कई पहलू हो सकते हैं अगर आप विचार करोगे। तो कुल मिलाकर के आप देखिए आगे कि अगर वे खुद भी अपने परहित की संकल्पना के यथार्थ का विचार करें तो सहज अनुभव कर लेंगे कि उनका परहित का भाव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी यथास्थिति के समयानुसार सर्वोत्तम होने का तार्किक अनुभव कराने और इससे व्यक्तिगत और अकेले बाहर आने के लिए उसे एक अनवरत जीवन समाप्त कर देने वाली प्रतीक्षा करना सिखाने तक है। दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उनके निर्देशकों की सदियों की बनाई परंपरा और छद्म सामाजिक हित और मानव कल्याण हेतु निर्देशन के त्यागी फल हैं वे, और उन्हें स्वयं अपने अस्तित्व और कार्यों का ऐसा गौरव अनुभव होता है जो उन्हें मील के पत्थर होने का एहसास देता है। ऐसा होते रहना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि वे जिस तंत्र के जाल में फंस चुके हैं उसके विरुद्ध लड़ने में वास्तविक त्याग करना पड़ जाएगा, और इतना साहस करना जीवन त्यागने जैसा है जैसे राष्ट्र निर्माताओं के प्रथम वैचारिक पूर्वज ने किया होगा। मीन्स जैसे मेरा मानना ये है कि आप सोचिए कि भारत जब गुलाम था तो पहली बार वो आदमी जिसके मन में ये आया होगा कि चलो भारत को आज़ाद कराते हैं, तो क्या स्थिति रही होगी, क्या सोचा होगा उसने। और जब उसने अपने अगल बगल वाले को बताया होगा कि सुनो सोचते हैं चलो आज़ाद करा लेते हैं, तो लोगों ने उसको जो है चपत मारी होगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, चुप रहो बिल्कुल, नहीं तो अभी जान से जाओगे तुरंत के तुरंत। तो वो आदमी जिसने ये सोचा, और आप सोचिए कि 200 साल लगे जरूर, लेकिन उसकी सोच ही तो जो है आखिरी में एक कार्य 1947 में आज़ाद हो गए ना। तो वो पहला आदमी, उसके मन में जो कल्पना थी उसने क्या सोचा होगा, उसे न प्रसिद्धि चाहिए थी न कुछ थी, बस एक विचार था उसके मन में कि हाँ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो जो वास्तव में उसने अपने जीवन को त्यागा है, अगर उसने उस काम को सोच के और उस पर आगे काम किया होगा तो वो त्याग जो है वो वास्तविक त्याग हुआ है, उसने अपने जीवन में कुछ चाहा नहीं है इसका मतलब। फिर आगे देखिए, मीन्स व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कुछ चाहा, चाहने के लिए तो उसने आज़ादी चाहिए। तो जिसने छद्म त्याग करना सीखा हो वह वास्तविक त्याग की तपिश को कैसे सहन कर पाएगा, क्योंकि मील का पत्थर फिर नींव का पत्थर बन जाएगा, है ना। तो मील का पत्थर नींव का पत्थर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, तो कांग्रेस भारत की राजनीति में मील का पत्थर जैसी काम करती रही है, कांग्रेस के जो नेता थे वो मील के पत्थर जैसे हो गए। लेकिन वही आदमी जिसका हमने कहा कि पहली बार उसने सोचा होगा कि चलो भारत को आज़ाद कराते हैं, वो नींव का पत्थर, उसका नाम भी नहीं जानता कोई। ऐसा आपने कभी पढ़ा कहीं कि जो है ये पहले व्यक्ति थे जिनके मन में भारत को आज़ाद कराने का विचार आया? नहीं मिलेगा, पर वो आदमी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस संपूर्ण पारिदृष्टिक आरोपण में एक बात विचारणीय है कि जीवन की बौद्धिक दुविधा में वे मील के पत्थर अपनी सेवा के वृक्ष का यथार्थ जानते हुए भी किसी नई नींव की शुरुआत भी नहीं होने देना चाहते, बल्कि निरंतर अपनी सेवा में नई नींव को बनने से रोकने को प्राथमिक रूप से शामिल करते हैं और अपने झूठे गौरव को ऊंचा बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। निवेदन करता है समाज उन मील के पत्थरों से कि वे मूक विरोध तो करें कम से कम अपने उस वृक्ष का, क्योंकि वे जितना गवा चुके हैं अपने जीवन से उससे अधिक अगर कुछ और खोना भी पड़ा उन्हें, तो उसका परिणाम समाज को
और डुबोने की दर को कुछ धीमा तो कर ही देगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, देखिए, कि उन वास्तव में व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं, लेकिन क्या तंत्र में ऐसे उलझे कि अच्छे होने के बाद भी जो है वो एकदम नैतिक आधारों को पूरी तरह से अनुसरण नहीं कर सकते, पूर्ण रूपेण अनुसरण नहीं कर सकते नैतिक आधारों का, क्योंकि नैतिक आधारों के अनुसरण में उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब वही बात है कि या तो जो ऐसी पहल करेगा वो जिस तंत्र में खड़ा है वो तंत्र उसे पकड़ के नीचे खींचे गिरा लेगा। जैसे आप देखते होंगे जो विसिल ब्लोअर टाइप के लोग होते हैं, उन्हें संरक्षण देने की बात करते हैं लोग, अब पता चला विसिल ब्लोअर निकला तो संरक्षण देने की बात ही करते हैं, लेकिन जो है संरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो ऐसा ही है उस आदमी के साथ होने लगेगा अगर आप नैतिक आधारों का अनुसरण करना भी चाहते हैं आप भरे समाज। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक दलों की जो राजनीति है इसमें अगर कोई बहुत ईमानदार बनने की कोशिश करेगा तो ये किसी से छुपा थोड़ा ही है कि उसके साथ क्या होगा, जो होगा वो होगा, सबको पता है। तो लेकिन अगर कोई मान लीजिए प्रयास करता है तो अब जैसे अभी कुछ समय पहले एक उदाहरण निकल के आया था, आपने देखा होगा कि जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में थे शायद वहाँ सत्यपाल मलिक जी, तो अब वो बोलते ही रह गए, किसी ने सुना उनकी बात तो किसी ने कुछ नहीं सुना। और खैर ये भी नहीं पता वो सही बोल रहे गलत बोल रहे, क्या कोई आधार ही नहीं है ना। लेकिन कुल मिला के ये है कि बोला उन्होंने काफ़ी कुछ। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि निवेदन करता है समाज उन मील के पत्थरों से कि वे मूक विरोधी तो करें कम से कम अपने उस वृक्ष का, मूक विरोध तो करें कम से कम अपने उस वृक्ष का, क्योंकि वे जितना गवा चुके हैं अपने जीवन से उससे अधिक अगर कुछ और खोना भी पड़ा तो उन्हें तो उसका परिणाम समाज को और डुबोने की दर को कुछ धीमा तो कर ही देगा। शेष हमें इनसे इससे अधिक अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वयं समाज कल्याण की शीघ्रता में अपनी परिपक्वता को पहले ही उपेक्षित कर बैठे और अब एक सीधे निष्ठुर मार्ग पर हैं जहां विकलता उनकी साथी है। प्रश्न है कि हमारी उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मूक सहयोग की अपेक्षा कहीं हमारे जीवन की कार्मिक सार्थकता को दुष्प्रभावित तो नहीं कर रही। ऐसे में आवश्यक है कि हम सजग एवं सतर्क रहें दोनों ही बातों से कि कोई हमारा शत्रु नहीं है पर भटका हुआ जरूर हो सकता है। ऐसे में हमारी सतर्कता ही पहचान के उस सामर्थ्य को जन्म दे सकती है कि हम जान सकें कि कौन भटका हुआ है और जिस मार्ग पर है वह किस प्रकार का मार्ग है। चूँकि भटकाने वाले मार्ग और भटके हुए लोगों की अधिकता प्रायः रहती ही है, तो हमारे पास एक ऐसी कसौटी का होना अनिवार्य है जिसके आधार पर हम ये सरलता से जान सकें कि कोई मार्ग उचित है या अनुचित। इसकी एकमात्र कसौटी है सार्वभौमिक कल्याण की ऐसी संकल्पना जिसमें सभी के जीवन का मूल्य एक समान समझा जाए और सभी को उसी मूल्य के आधार पर जीवन जीने दिया जाए। यदि कोई मार्ग किसी एक भी मनुष्य या प्राणी के जीवन की महत्ता को किसी भी तुलनात्मक रूप से कम या ज़्यादा आकलन का प्रयास कर रहा है और इसका तार्किक तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहा है तो सर्वथा अनुचित ही होगा। बस हमें इतना ही समझ लेना है, यद्यपि हम ये समझाने के लिए यद्यपि हमें ये समझाने के लिए समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अनगिनत बलिदान दे चुका है, आगे भी देता रहेगा, परंतु हमारा भी दायित्व है कि हम कब तक ऐसी नासमझी करेंगे और अपने अनजान अपरिचित परंतु उत्कृष्ट पारिवारिक सदस्यों का बलिदान लेते रहेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि राष्ट्र आज जैसा भी है या जिस भी स्थिति में है, तो इस स्थिति तक आने के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिए हैं, है ना। बलिदान दिए हैं, दोनों ही तरह के लोग थे, राजनीतिक लोग भी थे, विद्रोही लोग भी थे, सब तरह के लोग थे, लेकिन उनके योगदान को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता। तो उनका बलिदान चाहे जिस भी स्तर पे रहा हो, लेकिन उन्होंने बलिदान तो किया ही ना समाज के लिए। तो ऐसा क्या है कि जब कोई इतना बलिदान करने के बाद हमें कोई व्यवस्था बना के दे के गया और हम उसे ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर अगर हम नहीं चला पा रहे हैं तो ये क्या उनका बलिदान व्यर्थ चला जाता है। और नहीं चला पाने से एक चीज़ और भी है कि फिर स्थिति जब धीरे धीरे खराब होती है तो फिर अंत में क्या कि व्यवस्था ज़्यादा खराब होने की स्थिति में तो आपको फिर इतिहास इसीलिए पढ़ाया ही जाता है कि ज़्यादा व्यवस्था खराब होने से फिर क्या क्या होता है ना। तो उसमें भी फिर बहुत बलिदान जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही जो है हमें सजग होना चाहिए कि जो रास्ते हैं सुधार करने के, उन रास्तों से जो है सुधार कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है आर्टिकल। फिर आगे कहते हैं कि अतः आवश्यक है कि हम प्रण लें कि अपनी परिपक्वता पर बिना संदेह के इस बात को समझकर आगे बढ़ते हुए एक संदेश वाहक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि निरंतर बलिदान का ऋण लेते रहना ठीक नहीं। हमारी जरा सी सजगता, समय और समझ सबको सुखद जीवन दे सकती है।
तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके पहले के आर्टिकल में हमने हालांकि इतना कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है, किया भी नहीं, लेकिन आप लोग जो है अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, तो हम उन आर्टिकल्स को जो है एक्सप्लेन भी कर देंगे। बाकी इतने एक्सप्लेनेशन की मतलब हमें क्या पर्टिकुलर, हमें तो क्या आपको पढ़ के टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाए, आपको थोड़ा लिखना आ जाए, बस इतना हमारा मोटिव है और हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।